नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे वानिकी के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे वानिकी के अंदर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी के नाम से इसको हम जानते हैं। आज इसके अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट को अपनाने के लिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके प्रमुख गुणधर्म क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने फॉरेस्ट्री के बारे में लगभग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेजर चैप्टर दे रखे हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे फॉरेस्ट्री के अंदर केवल जो मेजर जो चैप्टर है उसमें केवल 2 चैप्टर बाकी हैं। इसके अंदर नंबर फर्स्ट बाकी है हमारे फॉरेस्ट रिपोर्ट। नंबर फर्स्ट पे बाकी है फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक हमारा बाकी है फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर कर रहा हूँ, लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट को अभी पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो इसको जब तक एग्जाम आएंगे तब तक हम भूल जाएंगे। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि हमें जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो हैंड टू हैंड याद हो जाएगी, ठीक है ना। एक हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट बाकी है, दूसरा बाकी है इसके अंदर फॉरेस्ट मेजरमेंट। फॉरेस्ट मेजरमेंट यानी कि वन का मापन किस किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके अंदर हमको लगभग 3 से 4 फॉरेस्ट मेजरमेंट देखने, जिसके अंदर हम देखेंगे हाइट मेजरमेंट भी देखेंगे, हाइट मेजरमेंट और एज मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, एज मेजरमेंट और डायमीटर मेजरमेंट। और एक हो जाएगा इसके अंदर वॉल्यूम यानी कि इसका वजन का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये चारों मेजरमेंट के बारे में हमको देखना, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर बाकी हैं। इन दोनों का फॉरेस्ट रिपोर्ट मैं अभी कवर कर रहा हूँ, उसको जैसे कवर हो जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फॉरेस्ट मेजरमेंट का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और इसी चैनल पर उस प्रैक्टिकल की वीडियो में मैं बना के इसके ऊपर डाल दूंगा, ताकि आप भी उसे सरल भाषा में आप भी जब भी चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वानिकी के अंदर जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसके अंदर ये 2 चैप्टर बाकी हैं। उसके बाद में हमारा वानिकी खत्म हो गया है और वानिकी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री। आज हम एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में विस्तार से पढ़ने वाला, ठीक है ना। सॉरी, तो हम बात करें किसके बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बात करते हैं सबसे पहले हम साथियों एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या होता है तो वो देखते हैं सबसे पहले हम। तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से आया, तो लैटिन भाषा के शब्द से आया। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किस भाषा के शब्द से आया है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री लैटिन भाषा के शब्द से आया, ये हमको ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ की बात करें तो जो ये शब्द है इसको हमें कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में, जहाँ पर एग्रो को अलग करना है हमको और फॉरेस्ट्री को अलग करना है। एग्रो को अलग करना है और फॉरेस्ट को अलग करना है, ठीक है ना। जिसमें हम बात करें एग्रो का अर्थ क्या होता है, तो एग्रो का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एग्रो को किससे रिलेट करेंगे, एग्रोनॉमी यानी कि फसल से हम इसको रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी से रिलेट करेंगे, या हम कह सकते हैं फसल उत्पादन से इसको रिलेट करके इसमें को हम किस में लेकर आना है, फसल उत्पादन को हमको वानिकी के साथ में ले जाना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है। फॉरेस्ट्री को हमको फॉरेस्ट्री से रिलेट करना है, या फिर हम कह सकते हैं क्या ट्री के साथ में इसको रिलेट करना है, या फिर हम कह सकते हैं डेंड्रोलॉजी जो इसकी शाखा होती है वृक्षों का अध्ययन को क्या कहते हैं डेंड्रोलॉजी, उससे हमको रिलेट करना है किसको, फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब हम वानिकी के साथ में फसल उत्पादन या वानिकी के साथ में या वृक्षों के साथ में जब हम फसलों की बुआई करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एग्रोनॉमी की, या बात करें हम एग्रो की, तो फसल उत्पादन के साथ साथ में हम 3 से 4 फसलें लेते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 से 4 की क्रिया की जाती है, जिसके अंदर फसलें कई प्रकार की लेते हैं, जैसे चारा वाली फसलें भी लेते हैं हम, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, तो वो सारी फसलें इसके अंदर आ जाएगी। तो वो हमारे पर्पज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। उसके बाद में एक और चीज़ आता है इसके अंदर क्या, पशुधन भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, या इसके मेजर जो इसके कंपोनेंट होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के जो मेजर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो एक होता है इसके अंदर हमारे क्रॉप होती है, मेजर में कंपोनेंट बता रहा हूँ किसके, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो क्रॉप होती है, इसके अलावा बात करें ट्री होते हैं, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा लाइव स्टॉक, या फिर हमारे क्या हो जाएगा, पशुधन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर हो जाएगा एनिमल, ठीक है ना। सॉरी, क्या हो जाएगा, एनिमल। तो ये तीनों मेजर जिसके कंपोनेंट होते हैं वो किसके होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के होते हैं। तो इसकी परिभाषा 2-3 तरह की परिभाषा हम बना सकते हैं, या नॉर्मली जो हम परिभाषा बना सकते हैं वो बना सकते हैं जब वानिकी के साथ में कृषि का भी कार्य किया जाता है तो उसे हम कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ इसके अंदर ब्रीफ में जाना चाहते हो तो इसके अंदर आ जाएंगे फसल, वृक्ष और पशुधन का साथ साथ में समन्वय करके फसल उत्पादन लेना, या फिर इनकम का, इससे जो भी इनकम आती है उसको सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री नाम देते हैं, ठीक है ना। ये होता है इसका पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का जो अर्थ होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं जो एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको हम सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे, यानी कि 1 बाय 1 करके हम एक एक चैप्टर देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हमको जनरली 4 से 5 चीज़ें जो मेन जो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो टर्म है या जो मेन जो इसके कैरेक्टर होते हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे तो वो अलग अलग
क्षेत्र का अकॉर्डिंग या फिर इंडिया का अंदर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनके आधार पर एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उनके अंदर जो मेन जो एवरेज जो इसमें कंपोनेंट होते हैं या घटक होते हैं या उनके कैरेक्टर होते हैं वो सभी का कॉमन होता है। तो वो सभी कॉमन घटकों को हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कृषि वानिकी की आवश्यकता। कृषि वानिकी की आवश्यकता क्यों है, नंबर फर्स्ट हम चर्चा करेंगे इस पे। नंबर सेकंड हम देखेंगे इसके प्रमुख लाभ क्या क्या है, यानी कि कृषि वानिकी के से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, और लाभ या इसमें आ जाएगा इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, महत्व आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कृषि वानिकी को भारत में अपनाने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जब हम कृषि वानिकी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी किसी कारण की वजह से हम कृषि वानिकी को इंडिया के अंदर प्रमोट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे की क्या क्या समस्या है वो समस्या देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें गुणधर्म, क्या देखेंगे, गुणधर्म, यानी कि गुणधर्म में इसके अंदर क्या आ जाएंगे, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के जो मेन जो कैरेक्टर होते हैं वो हम देखेंगे, जो सभी के अंदर जो अलग अलग इकोलॉजिकल जो जोन है इंडिया के अंदर उन सभी के पर्टिकुलर क्या क्या सम्मिलित रूप से गुणधर्म होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इसका वर्गीकरण, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इसका वर्गीकरण। तो ये हमें 5 बिंदु के बारे में हमें आज पढ़ना है। इन 5 बिंदुओं को सबसे पहले हम एक एक करके चीज से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्या, वानिकी के साथ, वानिकी के साथ कृषि कार्य करना। वानिकी के साथ में कृषि कार्य करना क्या कहलाता है हमारा, कृषि कार्य करना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना। तो वानिकी के साथ में कृषि कार्य करना हमारा क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। और इसके ब्रीफ में मैंने बता ही दिया था हमारे कृषि कार्य के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो फसल भी आती है जिसके अंदर फसल अलग अलग तरीके हो सकती है, दलहनी हो सकती है, तिलहनी हो सकती है, मसाले वाली हो सकती है, इसके अलावा चारा वाली फसलें हो सकती है, केस क्रॉप हो सकती है, यानी कि रोकड़ फसलें हो सकती है, वो सारी हमारे कृषि के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। और वानिकी के अंदर हम वृक्ष उगे रहे हैं और साथ साथ में कृषि के साथ में हमारा पशुधन भी आ जाएंगे, तो वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अगला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा हमारी इसकी एग्रो फॉरेस्ट्री की आवश्यकता क्यों है, या हम लिख सकते हैं क्या, कृषि वानिकी की आवश्यकता, कृषि वानिकी की आवश्यकता क्यों है, कृषि वानिकी की आवश्यकता क्यों है। तो कृषि वानिकी की जो आवश्यकता है या नेसेसरी है क्यों हमारे लिए एग्रो फॉरेस्ट्री, तो उसके पीछे का 3 प्रमुख कारण हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कारण होगा इसके अंदर वो होगा, इसमें होगा जो भी हमारी इनकम है वो उसकी विविधता हो जाएगी, हम कह सकते हैं डाइवर्सिफाई इनकम, डाइवर्सिफाई इनकम, डाइवर्सिफाई इनकम यानी कि आय में विविधता, यानी कि जब हम कहीं किसी क्षेत्र में केवल अगर वृक्ष उगा रहे हैं तो उससे केवल इनकम का जो सोर्स होगा वो केवल एक ही होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी क्षेत्र में फसलें लगा रहे हैं तो उसका जो इनकम का सोर्स होगा वो अलग ही होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। तो यदि हम एग्रो फॉरेस्ट्री ले रहे हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक साथ में मान लीजिए कोई भी हमारा फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा फॉरेस्ट का एरिया मान लीजिए, हमने क्या किया, इसके जो बाउंड्री है, बाउंड्री के आसपास तो हमने वृक्ष लगा दिया, बाउंड्री के आसपास में तो वृक्ष लगा दिए, और इसके जो बीच में ये जो खाली जगह बची हुई है इसके अंदर हमने पानी के अंदर जो हम मछली पालन भी करने लगे। मछली पालन के ऊपर हमने वहाँ पर अब एक छोटा सा अलग अलग पोल बना के उसके ऊपर मुर्गी पालन करने लगे, और मुर्गी पालन के साथ साथ में हम इसके जो भी जो हमारा वृक्ष थे इनके वृक्षों के बीच में हम क्या करने लगे, कुछ फसलों की बुआई भी करने लगे। तो अल्टीमेटली जब हम इसी क्षेत्र में केवल वृक्ष उगा रहे थे तो अब हमें केवल एक इनकम का सोर्स था, लेकिन जब हम एक साथ में अगर 3-4 चीज़ों की क्रिया करने लगे तो हमारे क्या होगा, डाइवर्सिफाई इनकम होगा, यानी कि आय में जो विविधता थी वो अलग अलग हो गई। यानी कि एक समय हो सकता है जब वृक्षों से हमें इनकम प्राप्त नहीं होता, तब हमें मछली पालन से आय प्राप्त होने लग जाए, मुर्गी पालन से आय प्राप्त होने लग जाए, फसलों से आय प्राप्त होने लग जाए। तो इसका जो पहला जो आवश्यकता क्यों है, तो डाइवर्सिफाई इनकम प्राप्त करने के लिए, या हम इसमें लिख सकते हैं डाइवर्सिफाई इनकम प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हमें क्यों आवश्यकता है, तो पहला हो जाएगा डाइवर्सिफाई इनकम प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। नंबर सेकंड बात करें हम, दूसरा हो जाएगा स्थायी उपज प्राप्त करने के लिए, स्थायी उपज प्राप्त करने के लिए। स्थायी उपज किस प्रकार से या सस्टेनेबल यील्ड प्राप्त या ऑब्टेन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की हमें आवश्यकता होती है। अब स्थायी उपज क्या होती है, तो स्थायी उपज का अर्थ होता है जब हम किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर यदि
फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो फॉरेस्ट के हो सकता है फॉरेस्ट वो जो मैच्योर होने के बाद में 10 साल जो इनकम आएगी वो उसकी एक स्थायी यानी सस्टेनेबल यील्ड होगी, यानी कि अगर फॉरेस्ट 10 साल बाद में मैच्योर होगा तो उसकी जो इनकम होगी वो 10 साल बाद ही आएगी। अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन हो सकता है 6 महीने बाद में हमें इनकम प्राप्त करने लग जाए, तो वो जो आय का जो सोर्स होगा वो परमानेंट होगा और वो स्थायी होगी, जिससे हम आने वाले समय में कई वर्षों तक उससे हम आय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी आवश्यकता क्यों, तो स्थायी उपज प्राप्त करने के लिए स्थायी उपज प्राप्त होगी तो हमें इनकम भी स्थायी रूप से प्राप्त होगी। तो ये दूसरा हमारी जरूरत हो जाएगी और आवश्यकता हो जाएगी एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा डाइवर्सिफाई इनकम और सेकंड हो जाएगा स्थायी उपज प्राप्त करने के। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा हम कह सकते हैं जब आपदा में अगला जो आवश्यकता हो जाएगी वो हो जाएगी आपदा में सहायक राशि। आपदा में सहायक राशि किस प्रकार से, जब मान लीजिए किसी कारणवश से जो हमने फॉरेस्ट लगा रखा है, फॉरेस्ट के अंदर हो सकता है कोई क्रॉप खराब हो गई, हो सकता है जो फॉरेस्ट है इनमें डिजीज लग गई, इंसेक्ट लग गया जिसकी वजह से खराब हो गए, लेकिन हमें क्या होगा, इसके अलावा जो हमने मुर्गी पालन कर रहे थे और मछली पालन कर रहे थे इनसे हमें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती रहेगी। तो मान लीजिए अगर हमें कोई फसल खराब हो भी जाती है तो उसके बदले में हमें दूसरी जगह से इनकम की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे हमें आपदा में सहायक राशि प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा जो आर्थिक नुकसान होने वाला था वो तुलनात्मक रूप से कम हो पाता है जितना होने वाला था, ठीक है ना। तो तीसरे इसकी नेसेसरी हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी आपदा में सहायक राशि हमें इससे प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो ज्यादातर जो इसकी जो आवश्यकता होती है, जो मोस्टली जो तराई क्षेत्र या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें अपनाई जाती है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसके मेजरली हमें मेजर 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है डाइवर्सिफाई इनकम प्राप्त करने के लिए, सस्टेनेबल यील्ड प्राप्त करने में, और जब भी हमें कोई डिजास्टर आ जाता है तो उससे हमें किस प्रकार से निकलना है, तो उसके लिए जो भी हमें थोड़ी बहुत इनकम की जरूरत होती है वो हमें इस एग्रो फॉरेस्ट्री से प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। या कृषि वानिकी करने से हमें ये तीनों चीज़ें की प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कृषि वानिकी की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। और इसके प्रॉपर आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो है आवश्यकता क्यों है, तो वो हमारा कंप्लीट होता है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस या फिर हम देखते हैं बेनिफिट्स, एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारे क्या, कृषि वानिकी के लाभ। कृषि वानिकी के लाभ, या इसमें इसी के साथ में आप इसमें महत्व भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हमारे जहां से हमें अगर लाभ प्राप्त हो रहा है वो हमारे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग टाइप के हो देखेंगे हम कुछ। इसको जो इसके जो इंपॉर्टेंस है या फिर जो इसके बेनिफिट्स है वो हम साइंटिफिक रूप से देखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक रूप से देखने पर हमें थ्योरी के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी हमारे ये साइंटिफिक टर्म आते हैं, तो वो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे पर्यावरणीय लाभ। कौन सा लाभ, पर्यावरणीय लाभ, या इसी को हम कह सकते हैं पर्यावरणीय महत्व, ठीक है ना। तो ये दोनों सात चीजें आप साथ साथ में लिखते चलिए, या इंग्लिश वर्ड हो तो उसमें लिखना इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स या इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाने से हमें इन्वायरमेंट या पर्यावरण के अंदर हमें क्या क्या जिससे बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बेनिफिट्स की, तो इसमें जो पौधे होते हैं या फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं या फिर क्रॉप्स जो भी होती है वो क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक, ठीक है ना। कार्बन सिंक क्या होते हैं हम चर्चा करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा कार्बन सिंक। दूसरा बात करें हम, पहला तो क्या हो जाएगा हमारे कार्बन सिंक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ये क्या करते हैं, तो ये हमारे प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, सुरक्षा का भी काम करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें, पहला हो जाएगा कार्बन सिंक, दूसरा हो जाएगा प्रोटेक्शन का काम भी ये करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसके अंदर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के हमें कितने लाभ हो जाएंगे, 3 लाभ हो जाएंगे। मेनली 3 होते हैं, इसके अतिरिक्त और कई सारे लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त हो रहा हम इसमें लिख सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो भी हमारी इसकी जो सोइल फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट या बायोमास होता है उसको भी रिसाइकिल करते हैं। ऑर्गेनिक या ह्यूमस जो होता है उसको प्रोवाइड करवाते हैं सोइल को। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हम मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो ये चारों हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन सिंक। तो कार्बन सिंक क्या होता है, तो ऐसे वृक्ष जो CO2 का अवशोषण करते हैं उन वृक्षों को कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं। जो कार्बन सिंक है ये हम जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बन सिंक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मैं केवल इसमें अभी नाम बता देता हूं, इसकी परिभाषा आप स्वयं लिख लेना। कार्बन सिंक क्या होता है, तो ऐसे वृक्ष जो CO2 का अवशोषण करते हैं उन वृक्षों को हम क्या कहते हैं, कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कि नाम किस नाम से जानते हैं,
कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं। सिंक का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को धोने के लिए, ठीक है ना। तो कार्बन सिंक का अर्थ होता है जो CO2 का अवशोषण करने वाले जो वृक्ष होते हैं वो उन्हें हम कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन सिंक दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्लू कार्बन सिंक होता है, एक तो ब्लू कार्बन सिंक होता है और एक होता है ग्रीन कार्बन सिंक, ठीक है ना। एक तो होता है ब्लू कार्बन सिंक और एक होता है ग्रीन कार्बन सिंक। ग्रीन कार्बन सिंक क्या होता है, तो जब स्थल पर मौजूद वृक्षों के द्वारा CO2 का अवशोषण किया जाता है तो उन्हें हम ग्रीन कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं। और ब्लू कार्बन सिंक क्या होता है, जब समुद्र के अंदर मौजूद जो शैवाल होते हैं उनके द्वारा, शैवालों के द्वारा या डाइटम्स के द्वारा या समुद्री जीवों के द्वारा जब CO2 का अवशोषण किया जाता है तब उसे हम ब्लू कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रीन कार्बन सिंक स्थलीय पेड़ पौधों के द्वारा जब CO2 का अवशोषण किया जाता है, ग्रीन कार्बन सिंक कहलाता है। ब्लू कार्बन सिंक क्या होता है, तो जब समुद्री शैवालों के द्वारा CO2 का अवशोषण किया जाता है तो उसे हम ब्लू कार्बन सिंक के नाम से जानते हैं। और अब तक ओवरऑल दोनों में पूछा जाए सबसे अधिक CO2 का अवशोषण कौन से करते हैं, तो लगभग 70% जो CO2 का जो अवशोषण होता है वो कौन करता है, तो ब्लू कार्बन सिंक या फिर जो समुद्र के अंदर जो शैवाल होती है वो सबसे ज्यादा CO2 का अवशोषण करने का कार्य करती है। ये होता है कार्बन सिंक और इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लेना। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन की बात करते हो यानी कि सुरक्षा। तो इकोलॉजिकल बेनिफिट के अंदर नंबर सेकंड आ जाएगा हमारा प्रोटेक्शन। तो जो पेड़ पौधे हैं वो सुरक्षा का काम किस प्रकार से करते हैं, तो जैसे हम बात करें सॉइल इरोजन की बात करें तो अगर वृक्षों की जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होंगी वो सॉइल को उतनी ज़्यादा वो अपने पास में जकड़ के रखेंगे, बांध के रखेंगे उसे, तो सॉइल इरोजन से भी हमारी सुरक्षा हो जाती है। इसका अतिरिक्त बात करें जितनी ज़्यादा वनस्पति होगी वो क्या करेगी, जितनी ज़्यादा वनस्पति होगी वो वायुरोधी या विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का भी ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगी, तो उससे भी हमारी एक सुरक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो अत्यधिक जो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सुनामी आती रहती है तो उनसे भी हमारी सुरक्षा करने का काम करते हैं कौन, फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हो जाएगा प्रोटेक्शन का काम, सुरक्षा का काम करते हैं। तो इसके अंदर आप तीन चीजें मेंशन करते हैं, सोइल इरोजन को रोकते हैं और विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का भी काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्वों का आदान प्रदान या चक्रीय होना वापस, ठीक है ना। एक बार उपयोग होने के बाद में वापस से उनको कंजप्शन होने के बाद में वापस से उसी अवस्था में आ जाना, ठीक है ना। तो ये होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, तो मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, ये इस वृक्ष की जब पत्ती गिरती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, बायोमास के नाम से जानते हैं, बायोमास। या तो ये जलकर मिट्टी में मिल सकता है या फिर इसकी जब पत्ती गिर जाती है, जब पत्ती गिर रही है तब तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ के रूप में जानेंगे। अगर ये वृक्ष होता है जो जल जाता है तो उसे हम बायोमास के नाम से जानते हैं। और ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर मिलते हैं तो इनके वृक्ष के अंदर जो भी मौजूद पोषक तत्व होते हैं मृदा में मिल जाते हैं और मृदा में मिलने के बाद में जैसे वो जल के संपर्क में आते हैं तो वो जल के संपर्क में आने के बाद में वापस से वो किसी दूसरे प्लांट के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थों का पुनर्चक्रण भी होता है, तो वो हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के अंदर आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जितना ज्यादा पदार्थों का रिसाइकल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो भी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी मृदा उर्वरता बढ़ेगा। तो हमें ओवरऑल जो भी प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा मिलेगा और हमारी जो सॉइल है वो भी जो बंजर होने से बच जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला बेनिफिट होता है कौन सा, इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय लाभ, ठीक है ना। और ये हमारे इसके अंदर अगर आपसे एग्जाम में लाभ पूछा जाए तो उसकी जगह आप लाभ लिख देना, अगर इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो आप लिख देना पर्यावरणीय महत्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है पहला। उसके बाद हम दूसरा आगे चलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन सिंक, शब्द याद रखना आप, है ना। मैंने बता दिया इसके बारे में क्या हो। दूसरा हम बात करें, दूसरा इसके अंदर हमको लाभ हो जाएगा क्या, आर्थिक लाभ। कौन सा लाभ हो जाएगा, आर्थिक लाभ या इकोनॉमिकल बेनिफिट, ठीक है ना। इकोनॉमिकल बेनिफिट या इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस हो जाएगा अगला हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज मेंशन कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं, हमें क्या होगा, हाई या हम कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में आउटपुट मिलेगा। अब ज़्यादा मात्रा में जितना ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमको आर्थिक फायदा होगा। यानी कि जो मैंने पहले पिछली बार आपको ये डायग्राम बताया था जिसके अंदर हमने साइड पे तो क्या लगा रखे थे, वृक्ष लगा रखे थे, बीच में हमने यहाँ पर हम मुर्गी पालन कर रखा था और इसी के साथ में हमने मछली पालन भी कर रखा था और बीच में हमने क्या कर रखा था, यहाँ पर फसल भी लगा रखी थी, ठीक है ना। और ये जो छोटे छोटे जो जंगल का क्षेत्र है यहाँ पर पशुचारण भी हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, जब हम ये आर्थिक लाभ के अंदर हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्थिक लाभ के अंदर हमें एक साथ में कई जगह से हमें आउटपुट मिलने लगेगा। यानी अगर पशुचारण हो रहा है तो उसके साथ साथ में हमको वहाँ से फार्म यार्ड मेन्यू यानी गोबर की खाद भी मिलेगी, तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसका यूटिलाइजेशन हम फसल के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग हम फॉरेस्ट्री के अंदर जो पेड़ लगा रखे हैं उनके लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी हमने मछली पालन कर रखा है, मछली पालन के ऊपर यदि हमने मुर्गी पालन कर रखा है तो उनकी जो विष्ठा होगी वो पानी में गिरेगी, तो एक कह सकते हैं मछलियों के लिए वो हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी और मछलियों की सहायता से जो भी उनके अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो पानी में मिलेगा। और पानी का यदि हम सिंचाई के रूप में उपयोग करते हैं तो हमें फर्टिलाइजर की भी पूर्ति हो जाती है, न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति हो जाती है। तो हमें एक चीज़ से कई सारे आउटपुट प्राप्त होते हैं जिससे हम आय भी प्राप्त होती है। दूसरा हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो भी इको फ्रेंडली बना रहता है। नंबर थर्ड हम बात करें जो इससे दूसरे जो भी सॉइल फर्टिलिटी है वो जो सॉइल बंजर हो जाती है वो भी समस्या पैदा नहीं होती है। और जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो है उसका जो
बैलेंस होता है वो सही तरह से बना रहता है, और ये एक सस्टेनेबल यील्ड का ये काम करता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मात्रा में हमें आउटपुट मिलेगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारे आर्थिक लाभ के अंदर आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई वो आप इसके अंदर मेंशन कर देना, इसके अंदर वो एक शब्द लिखने से वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 3 बात करें हम सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ या सोशल बेनिफिट, ठीक है ना। सोशल बेनिफिट की बात करें तो सोशल बेनिफिट के अंदर आ जाएगा इसके अंदर इंक्रीज, या हम लिख सकते हैं इसमें आय में वृद्धि, ठीक है ना। आय में वृद्धि यानी कि अगर सामाजिक लाभ की बात करें तो सामाजिक या सोशल बेनिफिट के अंदर आ जाएगा यदि हमारी आय में वृद्धि होती है तो ओवरऑल जो हमारा जो जीवन स्तर होता है, जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है, जीवन स्तर में सुधार, यानी कि यदि हमारा हमें आउटपुट से क्या मिल रहा है, हमें अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है, यदि जितनी ज़्यादा हमें आय की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे क्या होगा, जो भी हमारा लाइफ स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारे जीवन जीने की जो शैली है उसमें सुधार होगा, और अगर जीवन जीने की शैली में सुधार होगा तो ओवरऑल जो हमारा समाज है, समाज के अंदर भी सुधार होगा, समाज के अंदर सुधार होगा तो ओवरऑल जो भी है लोगों के प्रति जो हमारी मानसिकता वो उसमें बदलाव होगा, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, सामाजिक या सामाजिक लाभ के अंदर या सोशल बेनिफिट्स के अंदर आ जाएगा। और अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि महत्व के बारे में लिखिए तो 3 इंपॉर्टेंस हो जाएंगे, पर्यावरणीय महत्व, आर्थिक महत्व और सामाजिक महत्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आ जाती हैं, ये हैं छोटे छोटे पॉइंट में मैंने बताया, लेकिन इसके अंदर आप कई सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। आप पर्यावरणीय इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनको आप बड़ा पॉइंट ये हो जाएगा, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट डाल के आप कई सारी चीज़ें इसके अंदर वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इसके जो मेजर जो इंपॉर्टेंस है वो 3 इंपॉर्टेंस है, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक महत्व जो है, ठीक है ना। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रश्न किस रूप में पूछ रहा है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर किस वे में लिख रहे हो, ठीक है ना। मैंने पूरा बता दिया, इसमें जितना हो सकता था वो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, हमने देख लिया आवश्यकता क्यों है, हमने देखा, उसके बाद हमने इसका इंपॉर्टेंस और लाभ देखा, उसके बाद हम देखते हैं इसकी समस्या यानी कि कृषि वानिकी को ओवरऑल यदि हमें इतना सारा इसका बेनिफिट हो रहा है और इसके अतिरिक्त हमें सस्टेनेबल यील्ड प्राप्त हो रहा है, हमें जो भी आय है या इनकम है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है या तो डाइवर्सिफाई हो रहा है इनकम, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें क्या समस्या क्या पैदा हो रही है वो चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है ना। उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में बाद में समस्या के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी समस्या की बात करें तो इसके अंदर जनरली जो समस्या है वो 4 तरह की समस्या होगी इसके अंदर। नंबर फर्स्ट पहला हो जाएगा क्या, कृषि वानिकी, कृषि वानिकी अपनाने में समस्या, कृषि वानिकी अपनाने में समस्या, ठीक है ना। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, कृषि वानिकी को अपनाने में क्या क्या समस्या आती है, ठीक है ना, वो होगी। तो नंबर फर्स्ट बात करें इसके अंदर क्या आएगा, नंबर फर्स्ट तो वो आ जाएगा हमारे पहला इसके अंदर आ जाएगा, नंबर फर्स्ट आ जाएगा क्या इसमें, प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट आएगा इसके अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। किसके बीच में कंपटीशन, वृक्षों के बीच में कंपटीशन हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर नंबर फर्स्ट किसके बीच में कंपटीशन हो सकता है, वृक्षों के बीच में हो सकता है, नंबर सेकंड क्रॉप के बीच में कंपटीशन हो सकता है, और नंबर थर्ड हो सकता है इसके बीच में जो भी हम इंटरकल्चर कर रहे हैं यानी कि हम इसके साथ में अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर हो सकता है हम मछली पालन कर रहे हैं तो उनके बीच में भी क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो समस्या क्या है, पहला हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। किसके लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, प्लांट के और क्रॉप के बीच में। तो जो जनरली जो प्रतिस्पर्धा होती है या कंपटीशन होता है वो किसके बीच में होता है, सनलाइट। पहला तो कंपटीशन किसके बीच में होता है, सनलाइट के बीच में होता है। दूसरा किसके बीच में होता है, ह्यूमिडिटी के बीच में होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के बीच में कंपटीशन होता है। नंबर थर्ड बात करें इसके अंदर हो जाएगा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी कि जो पोषक तत्व उनके बीच में इनमें कंपटीशन होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सनलाइट के बीच में होगा, ह्यूमिडिटी के बीच में होगा, न्यूट्रिएंट के बीच में होगा, और इसके अतिरिक्त हो जाएगा स्पेस। स्पेस यानी कि दूरी, यानी कि अगर कोई पास में वृक्ष उग रहा है तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो उनके दूरी के लिए भी इनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो जनरली जो कंपटीशन होता है वो सनलाइट, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर हो जाएगा, न्यूट्रिएंट और स्पेस यानी कि दूरी, इन चारों के बीच में मोस्टली जो वृक्षों के बीच में, क्रॉप के बीच में जो कंपटीशन होता है वो इन्हीं के लिए होता है। यानी कि अगर किसी वृक्ष को सनलाइट, न्यूट्रिएंट, स्पेस अगर मेंटेन सही तरह से नहीं हो पा रहा है तो उसकी वृद्धि भी नहीं हो पाएगी, और अगर वृद्धि नहीं हो पाएगी तो हमें जो अल्टीमेटली हमारा इनपुट उसके अंदर ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो भी आउटपुट होगा वो हमें क्या होगा, कम प्राप्त होगा। इसीलिए इसके अंदर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है, और इसी कंडीशन, पहली कंडीशन के कारण क्या होता है, इसको अपनाने में समस्या आती है, ठीक है ना। क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट क्षेत्र वो कम है, और इसके अतिरिक्त हम बात करें जो भी यहाँ पे जो किसान है वो सीमांत किसान है, या फिर उनके पास में ज़मीन तो है लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए उनके पास में इनपुट लगाने के लिए उनके पास में मनी नहीं है, तो उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी समस्या आती है। अगर वो लगा भी देगा तो वो कंपटीशन की वजह से, नॉलेज नहीं होने के कारण वो क्या होगा, इसके बीच में सही से उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड होगा एलिलोपैथी प्रभाव।
एलिलोपैथी प्रभाव, ठीक है ना। कौन सा प्रभाव? एलिलोपैथी प्रभाव। एलिलोपैथी प्रभाव क्या होता है? एलिलोपैथी इफेक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ये क्या होता है? तो किसी वृक्ष की जड़ों के द्वारा, किसी फसल के जड़ों के द्वारा एक केमिकल का फॉर्मेशन किया जाता है, सिक्रेज किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वो केमिकल अगर किसी दूसरे वृक्ष की जो ग्रोथ को रोक देता है, उस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं? एलिलोपैथी प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंदर जो रिलेशन पाया जाता है वो माइनस और जीरो का पाया जाता है। कौन सा रिलेशन पाया जाता है? माइनस और जीरो का रिलेशन पाया जाता है। जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर रिलेशन पढ़ते हैं जैविक और अजैविक घटकों के बीच में, तो रिलेशन दो तरह का होता है। एक तो होता है उसके अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है, एक तो होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है और एक होता है नेगेटिव रिलेशन होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये भी अलग अलग तरह का होता है। एक तो होता है सिम्बायोसिस होता है, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, एलिलोपैथी, ये अलग अलग प्रकार के इसके अंदर रिलेशन होते हैं। तो जो एलिलोपैथी इफेक्ट के अंदर जो रिलेशन शो किया जाता है वो माइनस जीरो का किया जाता है। यानी कि एक प्लांट की जो जड़ होती है उसके द्वारा अगर किसी हानिकारक रसायन का निर्माण किया जाता है तो उस पौधे को, तो उस रसायन के द्वारा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचा देता है। तो उसमें जो पहला जो छोड़ने वाला होता है वो तो अप्रभावी रहता है, लेकिन दूसरे पौधे को नुकसान हो जाता है तो उसके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसमें माइनस जीरो का रिलेशन शो किया जाता है। तो प्रश्न ये याद रखना कि एलिलोपैथी के अंदर जो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल रूप से जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार का था? तो माइनस जीरो का रिलेशन होता है। और इसमें क्या होता है? तो इसकी बात करें, इसके अंदर क्या होता है? तो एक वृक्ष की जड़ के द्वारा, ये मान लीजिए कोई भी हमारा वृक्ष हो गया, इस वृक्ष की जड़ के द्वारा अगर कोई रसायन का निर्माण किया जा रहा है, ये रसायन क्या करेगा? जो ए वृक्ष है या ए वृक्ष के द्वारा रसायन का निर्माण किया जा रहा है, जो बी वृक्ष हैं, बी वृक्ष की वृद्धि या इसकी जो जड़ होगी इस पर जाकर ये नकारात्मक या गलत प्रभाव डालेगा या इसकी वृद्धि को रोक देता है। इसी इफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? इसी इफेक्ट को एलिलोपैथी प्रभाव नाम दिया जाता है या एलिलोपैथी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फॉरेस्ट के अंदर कई सारी प्रजातियां, पादप प्रजातियां पाई जाती है जिनकी वजह से कई सारे केमिकल का निर्माण होता है और वो अल्टीमेटली दूसरे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसी कारण से एक समस्या ये भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन है वो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस जीरो का इसके बीच में रिलेशन पाया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा एलिलोपैथी होता है। नंबर 3 बात करें एलर्जी। एक भारत में कृषि वानिकी को अपनाने का जो समस्या है वो एलर्जी भी है, क्योंकि कई सारे जो वृक्ष होते हैं उनके जो पोलर ग्रेन होते हैं उनसे कई सारे रसायन का फॉर्मेशन होता है या फिर उनमें से अजीब तरह की गंध निकलती है, तो उनकी वजह से एलर्जी की भी होने लगती है लोगों के अंदर। तो उसकी वजह से लोग वहाँ पर उसकी खेती नहीं कर पाते हैं, किसी एग्रो फॉरेस्ट्री की वहाँ पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते और खेती नहीं कर पाते। तो हम इसका पर्टिकुलर एक उदाहरण याद रखना है और उसका उदाहरण हो जाएगा पॉपुलर के वृक्ष। पॉपुलर के वृक्ष के बारे में हमने डिटेल से, जब हमने आर्टिफिशियल रीजनरेशन देखा था तब उसके अंदर हमने देखा था पॉपुलर का, मैंने आपको डायग्राम भी बताया था किस प्रकार का वृक्ष होता है, किसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो उसके अंदर आपको पॉपुलर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पॉपुलर के जो वृक्ष होते हैं, पॉपुलर के वृक्ष के परागकण, पॉपुलर के जो वृक्ष होते हैं उनके जो परागकण होते हैं, इन परागकणों से क्या होता है? एक एलर्जी पैदा होती है। यानी कि जो जिस क्षेत्र में पॉपुलर के वृक्षों को उगाया जाता है, जनरली जो पॉपुलर के जो वृक्ष है वो तराई क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर जब इसको ग्रो किया जाता है तो उसमें इसके जो परागकण होते हैं उनमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है और ये गंध वहाँ के जो लोग होते हैं जो इसकी खेती करते हैं उनमें एलर्जी का काम करती है, जिसकी वजह से उनको डिस्टर्बेंस होता है और वो सही तरह से खेती नहीं कर पाते हैं। और ये जो घटना देखी गई है भारत में किस जगह देखी गई है? तो ये एलर्जी की जो घटना है ये जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में देखी गई है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर जब पॉपुलर की खेती की जाती है तब वहाँ पर उसके परागकणों से एक विशेष प्रकार का गंध निकलता है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक एलर्जी पैदा करता है, जो कि जैसे उसके हम कॉन्टेक्ट में आते हैं इस एलर्जी के और विशेष प्रकार की उनमें उत्तेजना पैदा होती है जो अल्टीमेटली एक समस्या का कारण बनती है। किसके अंदर? एग्रो फॉरेस्ट के अंदर। तो तीसरा कारण क्या होता है? हमारे एलर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें हम, नंबर 4 हो जाएगा हमारे वाटर डेफिशिएट। वाटर डेफिशिएट यहाँ हम कह सकते हैं पानी की समस्या। डेफिशिएट का अर्थ हो जाएगा कि पानी की कमी, यानी कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो पानी का, जैसे हम उनको वहाँ पर लगाते हैं तो वो भूमि सतह से अत्यधिक पानी का अवशोषण करने लग जाते हैं और उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो दूसरी फसलें लगाते हैं, क्रॉप वाली फसलें लगाते हैं, जिसके अंदर हम चारा वाली फसलें हो गई, दलहनी हो गई, तिलहनी हो गई, इन फसलों को लगाते हैं तो उनको पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो फसलें वृद्धि नहीं कर पाती हैं और अल्टीमेटली हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो हो जाएगा हमारे वाटर डेफिशिएट के अंदर, इसके अंदर हमें उदाहरण याद रखना है यूकेलिप्टिस या यूकेलिप्टिस के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमें याद रखना है इस वृक्ष का नाम। इसे क्या नाम से जानते हैं? सफेदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सफेदा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी लंबाई में होता है। तो यूकेलिप्टिस क्या करता है? जहाँ पे भी यूकेलिप्टिस के पेड़ होते हैं ये क्या करता है? जो भूमिगत जो जल स्रोत होता है उसका अत्यधिक मात्रा में अवशोषण कर लेता है और उस क्षेत्र में यदि यूकेलिप्टिस के कई सारे वृक्ष होते हैं तो उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर भूमिगत जल स्रोत में कमी आने लगती है और इसकी वजह से कमी तो आने लगती है, लेकिन ये इसकी जड़ अत्यधिक गहरी होने के कारण ये तो वृद्धि सर्वाइव कर लेता है, लेकिन इस
वृक्ष के आसपास जो भी वनस्पति होती है या फिर जो भी हम फसल ले रहे हैं उसको पानी की कमी की वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो ये एक हमारे बड़ा कारण बनता है वाटर डेफिशिएट, यूकेलिप्टस या सफेदा। ठीक है ना, ये याद रखना। वाटर डेफिशिएट के अंदर कौन याद रखना है हमको? यूकेलिप्टस याद रखना है। और यूकेलिप्टस की बात करें तो इसको सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो सर्वाधिक जो यूज़ है वो किया जाता है सेम समस्या के निवारण में। सेम समस्या का निवारण में हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम सफ़ेदा का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये सेम समस्या क्या होती है? तो ये सेम समस्या हमारे राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी जो नहर है उस नहर के आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें से पानी रिस कर जो उसके आसपास के जो भूमि है वो दलदली हो गई है। उस दलदली होने की जो समस्या है उस समस्या को सेम समस्या नाम दिया गया है। और उस सेम समस्या के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? यूकेलिप्टस के साथ में हमें क्या मिलाना चाहिए? जिप्सम मिलाना चाहिए। तो सेम समस्या के निवारण में किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? तो यूकेलिप्टस का प्रयोग किया जाता है। इस यूकेलिप्टस के साथ में हमें इसमें क्या मिलाना चाहिए? हमें मिलाना चाहिए इसके अंदर जिप्सम। यदि हम जिप्सम और जो जिप्सम है, जिप्सम और यूकेलिप्टस, जिप्सम को हम भूमि के अंदर डाल देंगे और उस भूमि में हम यदि यूकेलिप्टस की खेती करने लग जाते हैं तो कुछ वर्षों के अंदर ही हमें सेम समस्या से छुटकारा मिल जाता है। और जो सेम समस्या है सबसे ज़्यादा किस जिले में देखी जा रही है वर्तमान में? तो जो ये हमारा हनुमानगढ़ जो जिला है और श्रीगंगानगर जो जिला है उनमें ये समस्या देखी जा रही है। मोस्ट रूप से जो हनुमानगढ़ जो जिला उसके अंदर देखी जा रही है। तो ठीक है ना, तो सेम समस्या के निवारण में हम किस वृक्ष का यूज़ करते हैं? तो यूकेलिप्टस या सफ़ेदा का यूज़ करते हैं। और इसमें इसके साथ में और क्या मिलाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2 होता है। अगर उसमें से हम 1.5 अणु जल का निकाल देते हैं तो उसमें से केवल क्या बच जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल हमारे भारत के अंदर कृषि वानिकी अपनाने में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो मोस्टली ये 4 समस्या पैदा हो रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो समस्या है वो हो जाएगी हमारे कौन सी हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। यानी कि वृक्षों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसकी वजह से हम कृषि वानिकी को नहीं अपना सकते हैं। उसके अंदर ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी। उसके बाद में एलिलोपैथी प्रभाव, एलर्जी और वाटर डेफिसिट, ये हमको चीज़ें याद रखनी। इसके अतिरिक्त और कई सारी समस्या हो सकती है। जैसे हम बात करें पर्टिकुलर सॉइल प्रॉपर्टीज हो सकती है, यानी कि मृदा के गुणधर्म हो सकते हैं, क्योंकि कई जगहों की जो मृदा होती है वो क्षारीय होती है, लवणीय होती है, दलदली होती है। तो उसके हिसाब से भी एक समस्या पैदा हो जाती है। कृषि वानिकी को अपनाने में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मोस्ट रूप से जो हमें याद रखनी है वो ये चारों चीज़ें याद रखनी है। वाटर डेफिसिट, एलर्जी और एलिलोपैथी प्रभाव और इस प्रतिस्पर्धा, ये चारों चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं इसके गुणधर्म के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर गुणधर्म, कृषि वानिकी के गुणधर्म, यानी कि ओवरऑल जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जो भी इसके गुणधर्म है वो सभी के अंदर समान रहेंगे। यानी कि इसके अंदर हम सिल्वी कल्चर देखेंगे, यानी कि एग्रो सिल्वी कल्चर देखेंगे, हम एग्री सिल्वी पास्चरल देखेंगे। तो इनके बीच में जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो ओवरऑल उनके गुणधर्म समान होंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं अब इसके कृषि वानिकी के क्या हो जाएंगे? गुणधर्म हो जाएंगे। कृषि वानिकी के गुणधर्म, कृषि वानिकी के गुणधर्म। तो इसके जनरली कई सारे कैरेक्टर होते हैं इसके, लेकिन मेनली जो हमें इंपॉर्टेंट है वही हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो नंबर फर्स्ट बात करें इसके क्या कैरेक्टर होंगे? कृषि वानिकी के कैरेक्टर क्या होंगे? तो नंबर फर्स्ट होगा हमारे इसके अंदर 2 से ज़्यादा पादप प्रजाति। ठीक है ना, पहला कैरेक्टर क्या है? तो पहला कैरेक्टर यह कहता है कि जहाँ पर भी हम जिस किसी भी क्षेत्र में हम एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी ले रहे हैं साथ साथ में, कृषि वानिकी यदि हम साथ साथ में ले रहे हैं तो वहाँ पर जो पादप प्रजाति की जो स्पीसीज होंगी, प्रजातियाँ होंगी, वो क्या होंगी? 2 या तो 2 होगी, मिनिमम 2 तो होगी या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में समझेगा, इसको इधर ध्यान देना सभी। ये हमारा एक फॉरेस्ट हो गया और हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए हम एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर एक मेथड आएगा हमारे एले क्रॉपिंग। क्या आएगा? एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? तो गलियारों में वृक्षों को उगाना। ठीक है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं? मान लीजिए गलियारों में हम लगा रहे हैं, तो एक गलियारा ये हो गया। ठीक है ना, एक गलियारा ये हो गया जिसके अंदर हमने 2-2 वृक्ष लगा रखे हैं। उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए उसके बीच में हमने जो स्पेसिंग बच रही है, इसके बीच में हमने मान लीजिए ये छोटे छोटे जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, ये हमने कोई किसी अन्य फसल के हमने यहाँ पर पौधे लगा दिया। ठीक है ना, तो इसमें अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ? तो जो ये लाइन बोल रही है 2 या 2 से अधिक पादप प्रजाति होंगी। तो पहला तो क्या होगा? एक प्रजाति तो मान लीजिए शीशम की होगी और दूसरी हमारी जो प्रजाति वो किसी क्रॉप की होगी, लेग्यूम फसल की होगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको 2 क्रॉप दिखाई दे रही होगी या 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं या 2 अलग अलग पादप प्रजाति दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होगा? पहला जो इसका कैरेक्टर होगा
किसी भी एग्रो फॉरेस्ट्री, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं वो हमारे हो सकता है वो टोंगिया कल्टीवेशन का भी, टोंगिया कल्टीवेशन हमारे एक एग्रो फॉरेस्ट्री का टाइप है। टोंगिया कल्टीवेशन हो सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो सकता है, एले क्रॉपिंग हो सकता है, इसके अतिरिक्त होम गार्डन हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो भी हमारे विंड ब्रेक्स हैं वो हो सकते हैं, ये हमारे शेल्टर बेल्ट हो सकते हैं। जो जितने भी ये टाइप है, ये सारे टाइप किसके हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो भी हम जैसे जैसे इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जो इनके अंदर जो वृक्षों की जो प्रजातियां होगी वो क्या होगी, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होगी, और उन प्रजातियों की जो संख्या होगी वो दो, या तो मिनिमम 2 तो होगी या फिर 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एग्रो जो फॉरेस्ट्री का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का पहला कैरेक्टर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक उसमें क्या होगी? पादप प्रजातियों की संख्या होगी, ठीक है ना। ये होगा नंबर सेकंड। हम बात करें अगला, नंबर सेकंड हो जाएगा, अगला हमारा होगा इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा। पहला हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा क्या होगी? इसमें पादप प्रजातियाँ होंगी, और इसमें हम क्या करेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा, इसमें होगा पहला तो क्या होगी? 2 या 2 से ज़्यादा पादप प्रजातियाँ होगी, और इसमें नंबर सेकंड होगा 2 या 2 से ज़्यादा हमें 2 या 2 से ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। यानी कि इसके अंदर मान लीजिए हमने 2 प्रजातियां लगा रखी है, तो इन्हीं दो प्रजातियों से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। अगर हमने और ज़्यादा का लगा रखा है, मान लीजिए जो बीच में ये आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस में हमने क्या किया? यहाँ पर हमने आधे क्षेत्र में मछली पालन करने लगे, और आधे क्षेत्र में हम यहाँ पर मुर्गी पालन करने लगे। तो जितना ज़्यादा हमारा प्रजातियां होंगी उससे ही उतना का उतना ही क्या मिलेगा? हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा पादप प्रजातियां होंगी। अगर 2 से ज़्यादा पादप प्रजातियां हैं तो उनसे जो आउटपुट मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो नंबर सेकंड ये हो जाएगा। नंबर थर्ड की बात करें हम, तो नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर हमारे, नंबर थर्ड होगा इसके अंदर हमारे, यही क्रिया कई वर्षों तक चलेगी, ठीक है ना, कई वर्षों तक चलेगी। तो नंबर थर्ड जो कैरेक्टर होगा किसी भी एग्रो फॉरेस्ट्री का, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का, उसके अंदर जो ये दोनों क्रियाएं ये कई वर्षों तक चलती रहेगी। मान लीजिए हमने जो भी पादप प्रजाति या वृक्ष लगा रखे हैं, जैसे हमने मान लीजिए पॉपुलर के वृक्ष लगाए, यहाँ पर हमने जो वृक्ष लगा रखे हैं ये वृक्ष किसके हैं? पॉपुलर के वृक्ष। किसके वृक्ष हैं? पॉपुलर के ट्री हैं ये। और ये जो क्रॉप है ये कौन सी? लेग्यूम क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? लेग्यूम क्रॉप है। तो इसमें क्या होगा? पॉपुलर के वृक्ष हैं वो कब तक मैच्योर होंगे? तो मान लीजिए 10 वर्षों में मैच्योर होंगे। तो ये क्रिया कितने वर्षों तक चलेगी? 10 वर्षों तक चलेगी। और साथ साथ में जो हमने लेग्यूम क्रॉप लगा रखी है, लेग्यूम क्रॉप को भी हम क्या करेंगे? एक बार लेग्यूम क्रॉप हो गए तो वापस हम उसी क्षेत्र में लेग्यूम क्रॉप लगा देंगे। तो ये प्रोसेस हमारे लंबे समय तक चलती रहेगी। तो इसका एक कैरेक्टर यह भी है कि यह क्रिया कई वर्षों तक चलती रहेगी, जिससे हमें फायदा है या आउटपुट है वो हमें लगातार कई वर्षों तक मिलता रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा अगला कैरेक्टर हो जाएगा। नंबर फोर्थ की बात करें हम, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर हमारा, और जितना ज़्यादा ये कई वर्षों तक चलता रहेगा तो ये जो भी हमारा इससे जो नया इकोसिस्टम बनेगा, जो अल्टीमेटली जो हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, कृषि वानिकी जो कर रहे हैं सिस्टम, ये किसके अंदर कर रहे हैं? फॉरेस्ट के अंदर कर रहे हैं। तो इसके द्वारा जो एक नया जो इन्वायरमेंट मिलेगा, एक नया जो इकोसिस्टम बनेगा वो क्या होगा? स्थायित्व होगा। यानी कि ये सारी क्रिया करने के बाद में 2 या 2 से अधिक हमने पादप प्रजातियां लगा दी, इससे हमें जितना उतना ज़्यादा आउटपुट मिला। और ये अगर कई वर्षों तक चलने लगा, 10 वर्षों तक चल रहा है, तो 10 वर्ष तक चलेंगे तो इसमें एक नया इकोसिस्टम बन जाएगा। और ये नया इकोसिस्टम बनता है तो वो इकोसिस्टम किस प्रकार का होगा? स्थायित्व होगा। क्योंकि जब किसी इकोसिस्टम को बनने में लगभग 5 से 10 वर्ष लगते हैं तो वो इकोसिस्टम वहाँ पर धीरे धीरे स्थायित्व प्रदान कर लेता है। और स्थायित्व प्रदान करने के बाद में वो कई वर्षों तक ऐसे कैसे आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे ये स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करने के बाद में क्या होगा? तो नंबर फर्स्ट होगा जो भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हमारे पहला स्थायी परमानेंट हो जाएगा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस ज़्यादा होगा। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस ज़्यादा होगा तो इसके अंदर हमको क्या मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी यदि ज़्यादा है तो इसके अंदर जो जितने भी हमें क्या होगा? जीव जंतु होंगे, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो जीव जंतु के अंदर क्या होगी? विविधता भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। जो भी इनके अंदर विविधता होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर विविधता है तो इनके अंदर पाई जाने वाली जो उप प्रजातियों की जो संख्या होगी वो भी हमारी ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा है तो इसके बाद में जो भी हमें
इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो हमारे अजैविक घटक हो गए, चाहे वो जैविक घटक हो गए, उनके बीच में जो भी वेरिएशन होगा वो भी हमारे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कृषि वानिकी के जो कैरेक्टर होते हैं वो 4 मेन कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा पादप प्रजातियाँ होती है, वो हमने देखा। और जितनी ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी उनसे ज़्यादा उतना ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट प्राप्त होगा। और यही क्रिया अगर कई वर्षों तक चलती रहती है तो हमें उससे आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है। और अगर यही क्रिया कई वर्षों तक चलती है तो वो एक परमानेंट टाइप का हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। अगर वो इकोसिस्टम परमानेंट बन जाता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस ज़्यादा बना रहेगा, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी, और उसमें जो जैव विविधता होगा वो भी क्या होगा? हमारे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम यदि आज देखेंगे तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज का जो सेशन हम इसको यहीं स्किप करते हैं। आज जो हमने देखा वो हमने इसकी एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है वो देखा हमने, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस, लाभ क्या है वो देखा, समस्या क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है, ये सभी चीज़ें आपको मैंने 1 बाय 1 करके बताया। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा और साथ साथ में इसको बुक के अंदर भी पढ़ते चलिएगा और रिविजन करते चलिएगा, ठीक है ना। अभी तक आपने अगर इस सेशन को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वर्गीकरण के साथ में, एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।